जब आप ओमेगल में प्रवेश करते हैं तो आप आमतौर पर किसी भी चीज के लिए तैयार होते हैं, चाहे वो लोग हों जो बिना किसी कारण के आपके कैमरा बदल दें, फ्रेंडली लोग हों या लोग बिना कपड़ों के। ये ओमेगल की अनप्रिडिक्टेबिलिटी ही थी जिसने इसे वास्तव में दिलचस्प बनाया। लेकिन एक दिन ये अनप्रिडिक्टेबिलिटी काबू से बाहर हो गई। ये रात किसी और रात की तरह ही थी। मैं बोर हो रहा था और समय पास करने के लिए ओमेगल का सहारा लिया। मुझे कुछ खास मिलने की उम्मीद नहीं थी, बस कुछ कैजुअल बातें करने का सोचा ताकि सोने से पहले खुद को थोड़ा एंटरटेन कर सकूं। मैंने अपना कैमरा लगाया और एक अजनबी से दूसरे अजनबी तक जाने लगा, कुछ इंटरेस्टिंग ढूंढने के लिए। सच कहूं तो मैंने कुछ काफी एंटरटेनिंग बातचीत की। कुछ लोग मुझे डराने की कोशिश कर रहे थे और गिटार पर अच्छी म्यूजिक बजा रहे थे। मैं मजे कर रहा था। अचानक एक कैमरा ऑब्स्करा दिखाई दिया। पहले तो मुझे लगा कि वहां कोई नहीं है। स्क्रीन पर गहरा अंधकार दिख रहा था, जैसे सामने वाला शख्स बिना रोशनी के कमरे में हो। मैं अगले कैमरे पर जाने ही वाला था कि मैंने कुछ नोटिस किया। एक हल्की सी फिगर अंधेरे में दिखाई दे रही थी। एक कुर्सी के पास खड़ी थी। मैं स्क्रीन के पास झुका, बेहतर तरीके से देखने की कोशिश की। मुझे नहीं पता कि क्यों ये चीज मेरा इतना ध्यान खींच रही थी, और मुझे पता था कि ये इजीली एक जंप स्केयर हो सकता था, लेकिन फिर भी किसी कारणवश उस कैमरे ने मेरा ध्यान खींच लिया। वो फिगर स्थिर थी, किसी चीज या किसी व्यक्ति को देख रही थी जो कुर्सी पर बैठा था, लेकिन मैं समझ नहीं पा रहा था कि वो कौन या क्या था। मेरे शरीर में एक सिहरन दौड़ गई और एक अजीब सी बेचैनी होने लगी। उस कैमरे में कुछ एबनॉर्मल था जिसने मुझे असहज कर दिया, इसलिए मैंने अगले कैमरे पर जाने का फैसला किया। अगले कैमरे में एक माइनर लड़का था और उसके पीछे उसका भाई वीडियो गेम्स खेल रहा था। मैंने महसूस किया कि मुझे अपने दिमाग साफ करने की जरूरत है। मैं थोड़ा कंफ्यूज्ड था। मुझे यकीन नहीं हो रहा था कि एक डार्क कैमरा ने मुझे इतना अनकंफर्टेबल कैसे कर दिया, लेकिन ऐसा हो चुका था। मैं किचन में गया और फ्रिज खोला एक सोडा ढूंढने के लिए। हो सकता है कि मैं सजेस्टेबल था, लेकिन असली अजीब बातें अब शुरू हुई। उस वक्त मुझे कोई आवाज सुनाई नहीं दी। मुझे कुछ असामान्य नहीं दिखा और कुछ भी नहीं, लेकिन कुछ ऐसा नहीं था जिसने मुझे ये संकेत दिया हो कि मेरे घर में कुछ बुरा हो रहा है। लेकिन फिर भी मैंने इसे महसूस किया। मुझे महसूस हुआ कि मैं खतरे में हूँ। कोई मुझे देख रहा है और मुझे तुरंत वहां से निकल जाना चाहिए। इससे पहले कि मुझे पता चले, मैं कांपने लगा। आखिर मेरे साथ क्या हो रहा था? मैं ऐसा क्यों महसूस कर रहा था? क्या यह सब उस घटिया कैमरे की वजह से हो रहा था? मेरे हाथ में सोडे की ठंडक ने मुझे एहसास दिलाया कि मैं पसीने से तर हो चुका हूँ। जब मैं कंप्यूटर के सामने बैठा और स्क्रीन पर देखा तो डर की लहर मुझ पर छा गई। वो अजीब कैमरा वापस आ गया था। वही अंधकार, वही फिगर जो कुर्सी के पास खड़ी थी। मेरा दिल तेजी से धड़कने लगा। इस बार वो फिगर पहले से ज्यादा साफ और ज्यादा डरावनी लग रही थी। इमेज में कोई बैठा हुआ था और फिगर उसके बगल में खड़ी होकर उसे घूर रही थी। मैं कंप्यूटर बंद कर सकता था, लेकिन मेरी ईगो इतनी चोट खा चुकी थी कि एक इमेज जो साफ तौर पर मजाक था, उसने मुझे इतना सजेस्टेबल बना दिया कि मैंने कुछ ऐसा किया जो मुझे नहीं करना चाहिए था। मैंने शांत रहने की कोशिश की और स्क्रीन पर बारीकी से देखने लगा, कुछ भी ऐसा ढूंढने की जो मुझे ये समझा सके कि क्या हो रहा है, कुछ ऐसा जो ये साबित कर सके कि सिर्फ ये एक मजाक था। फिगर स्थिर बनी रही, लेकिन उसके पोस्चर में कुछ ऐसा था जो धमकी भरा लग रहा था, जैसे वो सही वक्त का इंतजार कर रही हो कि कब हिले। मेरे पेट में एक गांठ बन गई और मेरे माथे पर पसीना छूट गया। अगर मैं इस फिगर को देखकर खुद को शांत करने की कोशिश कर रहा था तो ये काम नहीं कर रहा था। मैंने तय कर लिया कि अब बहुत हो चुका है। मेरे पास एक पल के लिए समझदारी आई और मैंने फैसला किया कि अब बस बहुत हुआ। मेरी जिज्ञासा खतरनाक होती जा रही थी। हालांकि ये स्पष्ट था कि मेरा डर पूरी तरह से अनुचित था। मैंने कंप्यूटर का ऑफ बटन दबाया और टीवी चालू करने के लिए तैयार हो गया। सोने से पहले लेकिन अजीबता जारी रही। कंप्यूटर बंद नहीं हो रहा था। जब भी विंडो बंद नहीं हो रही थी और टास्क मैनेजर काम नहीं कर रहा था, मुझे लगा कि शायद ये कंप्यूटर एरर है, इसलिए मैंने केबल्स को डिस्कनेक्ट कर दिया। जब मैंने फिर से मॉनिटर की तरफ देखा, मैंने हैरानी से सांस ली। ये कोई मतलब नहीं बना रहा था। कंप्यूटर बिना पावर के भी ऑन था। अचानक कुछ कैमरा रूम में गिर गया। एक ऑब्जेक्ट जिसे मैं पहचान नहीं सका धीमे धमाके के साथ फर्श पर गिर गया। उसी समय मैंने अपने घर में भी एक सामान की आवाज सुनी। मैंने चारों ओर देखा, आवाज के स्रोत का पता लगाने की कोशिश की। एक किताब शेल्फ से गिर गई थी और उसके गिरने का कोई स्पष्ट कारण नहीं था। किताब ठीक से रखी हुई थी, कोई हवा नहीं थी और ना ही कोई संकेत था कि ये गिरने वाली थी, लेकिन ये फिर भी गिर गई, बिल्कुल जैसे उस कमरे में। आप समझते हैं ना कि इसका क्या मतलब है?
मैंने कंप्यूटर को फिर से चलाने की कोशिश की ताकि ब्राइटनेस बढ़ा सकूं और ये सुनिश्चित कर सकूं कि मेरा शक गलत था, लेकिन कंप्यूटर अब भी काम नहीं कर रहा था। मैंने अपने डेस्क से अपना सेलफोन उठाया और स्क्रीन की एक पिक्चर खुद से ली। मैंने पिक्चर में जाकर इसे एडिट करना शुरू किया। शार्पनेस, ब्राइटनेस और कॉन्ट्रास्ट को लगभग मैक्सिमम पर कर दिया ताकि मैं कुछ समझ सकूं। जब इमेज फाइनली थोड़ी और पहचानने लायक हो गई तो मैं पूरी तरह से अपनी सीट पर स्तंभ हो गया। मुझे विश्वास नहीं हो रहा था कि मैं क्या देख रहा था। मैंने अपने सेलफोन से ली गई पिक्चर में उस अंधेरे कमरे को देखा और उस पल मुझे समझ में आया कि क्या हो रहा था। कैमरा किसी अजनबी कमरे को नहीं दिखा रहा था, ये मेरे अपने लिविंग रूम को दिखा रहा था, मिरर मोड में। मैंने अपनी खुद की रिफ्लेक्शन स्क्रीन पर देखी और मैं वो व्यक्ति नहीं था जो वहां खड़ा था, मैं वो था जो वहां बैठा था। आप जानते हैं ना कि इसका क्या मतलब है? वो डार्क फिगर जिसे मैं इस समय देख रहा था, वो ठीक मेरे बगल में खड़ा था, मुझे घूर रहा था। उस वक्त मैंने पूरे कमरे में एक ठंडी हवा का झोंका महसूस किया। मैंने धीरे धीरे अपना सिर उस तरफ मोड़ा जहां शैडो होनी चाहिए थी। मैंने गहरी सांस ली। मैं वास्तव में डरा हुआ था और उम्मीद कर रहा था कि मुझे कुछ ना मिले, लेकिन मुझे पता था कि मैं इतना भाग्यशाली नहीं होने वाला था। वो शैडो मेरे अंदर प्रवेश कर चुकी थी। जैसे ही ये हुआ मुझे घुटन होने लगी। मुझे ऐसा महसूस हुआ कि मेरे अंदर कुछ मुझे घोंट रहा था। मेरा शरीर ठंडा और भरा हुआ लग रहा था, जैसे मेरे अंदर कोई जगह नहीं थी। मुझे लगा कि मैं अंदर से फटने वाला हूँ। मैं घर के कोने से दूसरे कोने तक दौड़ता रहा, हर चीज से टकराता रहा और अपने ही शरीर को मारता रहा। मैं ये सब नहीं कर रहा था, लेकिन ऐसा महसूस हो रहा था जैसे मेरा शरीर किसी चीज के बचाव में प्रतिक्रिया दे रहा हो। अपनी निराशा के कृत्य में मैं बुक शेल्फ से टकरा गया और देखा कि वो मेरे ऊपर गिर रही है। इसके बाद मुझे कुछ भी याद नहीं है। जब मैं होश में आया तो मैं अपने लिविंग रूम के फर्श पर पड़ा हुआ था। कंप्यूटर बंद था, लेकिन इस बार वो वास्तव में बंद था। मुझे ऐसा लगा जैसे मैं दिनों से सोया नहीं हूँ। उस रात मेरा शरीर बहुत दर्द कर रहा था, लेकिन बुक शेल्फ अब मेरे ऊपर नहीं थी। जब मैंने समय देखा तो मुझे एहसास हुआ कि 24 घंटे से ज्यादा बीत चुके थे। मेरा घर अलग लग रहा था, जैसे किसी ने इसमें कुछ किया हो। मैंने दरवाजा चेक किया और ये अभी भी लॉक था। किसी के अंदर आने की कोई संभावना नहीं थी। मैंने खुद को संभालने की कोशिश की, लेकिन ये तो सिर्फ शुरुआत थी जो मेरे लिए इंतजार कर रही थी। उस दिन से मैं अपने अपार्टमेंट में ऐसे स्थानों पर जागता हूँ जहाँ मुझे याद ही नहीं है कि मैंने सोने का फैसला किया था। मुझे हमेशा एक कांस्टेंट थकान महसूस होती है। नींद अचानक मुझे घेर लेती है। मैं बर्तन साफ कर रहा होऊंगा और अचानक जैसे ब्लैकआउट हो जाता। ये कुछ महीने पहले हुआ था और अब ब्लैकआउट ज्यादा लगातार और लंबे हो रहे हैं। मैंने स्क्रीन को रिकॉर्ड करने की कोशिश की ताकि देख सकूं कि क्या हो रहा है, और जब भी मैं रिकॉर्डिंग देखता हूं तो मैं खुद को देखता हूं, लेकिन ये मैं नहीं हूं। रिकॉर्डिंग में मैं अपने घर के रैंडम पॉइंट्स पर खड़ा होता हूं, घंटों तक कुछ भी नहीं घूरता रहता हूं, अपने फ्रिज से कच्चा खाना खाता हूं और दीवार से अपना सिर टकराता हूं। मुझे ऐसा लगता है कि कुछ डार्क चीज मेरे अंदर प्रवेश कर रही है और मैं अधिक देर तक जागा रहता हूं। मैंने अपनी जान लेने के बारे में भी सोचा, लेकिन मैं इसे करने के लिए काफी डरपोक हूं। मुझे डर है कि मेरे साथ क्या हो सकता है। जो भी दवा मैं लेता हूं वो मेरे लिए काम नहीं करती। कोई मेडिकल टेस्ट या इंटरनेट से कोई भी जवाब मेरा सलूशन नहीं ढूंढ सकता। मैं खुद को खोना नहीं चाहता, मैं जीना चाहता हूँ। हर बार जब मैं थकान महसूस करता हूँ तो रोते रोते सो जाता हूँ। मुझे डर लगता है, डर कि शायद कुछ समय बाद जब मैं सो जाऊंगा तो मैं फिर कभी नहीं जागूंगा। मैं टॉम हूँ। मैं बस एक आम इंसान हूँ जिसे इंटरनेट सर्फ करना पसंद है, और मैंने लगभग सभी कूल ऐप्स और वेबसाइट्स का इस्तेमाल किया है। एक चैट जहाँ रैंडमली दुनिया में कहीं भी किसी से भी मिल सकते थे। कई लोग इसे नहीं जानते होंगे, लेकिन कुछ महीने पहले ओमेगल ने हमेशा के लिए बंद कर दिया, और एक ऐसा इंसान होने के नाते जिसने इसे सिर्फ पहले ही छोड़ दिया था, मैं आसानी से समझ सकता था कि क्यों। जब ये ट्रेंड में था, ओमेगल काफी ज्यादा मजेदार और दुनिया भर के लोगों से मिलने के लिए आइडियल जगह थी। लेकिन जैसा कि सभी जानते हैं, ये एक विकृत जगह भी हो सकती थी जहां पर डिप्रेव्ड और साइकोपैथिक लोग होते थे। लेकिन फिर भी कुछ मामलों में ये बहुत ही डार्क जगह भी बन सकती थी। और यही मैंने सामना किया। ये काम रात थी और मैं हमेशा की तरह घर में अकेला था।
मेरे माता पिता वीकेंड के लिए शहर से बाहर थे और करने के लिए कुछ भी नहीं था, इसलिए मैंने ओमेगल पर जाकर टाइम पास करने का सोचा। जैसे कि मैंने पहले बताया, उस समय तक मेरे पास ओमेगल पर कुछ अजीब एक्सपीरियंसेस थे, लेकिन कुछ भी इतना परेशान करने वाला नहीं था कि मैं ओमेगल में लॉगिन करना छोड़ दूं। मैं कंप्यूटर के सामने बैठ गया, लाइट्स बंद थी और मेरे हेडफोन्स लगे हुए थे। मैंने एक कॉन्वर्सेशन से दूसरी कॉन्वर्सेशन में जाना शुरू किया, जहां मुझे आमतौर पर बोरिंग, मजाकिया या बस प्लेन परवर्टेड लोग मिले। लोग मुझसे इंटरेक्ट नहीं कर रहे थे, मुझे मैसेज नहीं कर रहे थे और ऐसा लग रहा था जैसे उन्हें मेरे स्क्रीन पर होने का ध्यान ही नहीं था। कुछ मिनटों बाद मैं बोर होने लगा और चैट बंद करने ही वाला था, तभी मुझे कुछ अलग दिखा। स्क्रीन ब्लैक हो गई और चैट में एक मैसेज आया, हेलो हेलो, तुम्हारा नाम क्या है? कुछ ही सेकंड्स में रिप्लाई आ गया, मान लो कि मैं कोई ऐसा इंसान हूं जिसे किसी के साथ बात करना पसंद है। तुम्हारी स्क्रीन ब्लैक क्यों है? तुम्हारे पास कैमरा नहीं है? उसकी चिंता मत करो, बताओ तुम आज रात क्या करने का प्लान कर रहे हो? समय काट रहा हूं, थोड़ा बोर हो रहा हूं। मैं तुम्हें ढूंढ रहा था, सच में तुम्हारे साथ एक अच्छी बात करने के लिए इंतजार कर रहा था। मेरा इनिशियल रिएक्शन उस मैसेज पर वैसी नहीं थी जैसे लोग उम्मीद करेंगे। जिन लोगों को मैं जानता हूँ उनमें से कई इस मैसेज को पढ़कर डर गए होते, लेकिन मैं बस हंस दिया। आपको सच में अंदाजा नहीं है कि इंटरनेट पर कितने बार लोगों ने मुझे डराने की कोशिश की है। मुझे इस आदमी की बातें मजेदार लग रही थी, इसलिए मैंने भी खेलने का फैसला किया। तुम्हारा मतलब क्या है? क्या मैं तुम्हें कुछ दिखा सकता हूँ? इससे पहले कि मैं जवाब दे पाता, ब्लैक स्क्रीन गायब हो गई और मैंने एक डार्क रूम देखा जो केवल कंप्यूटर स्क्रीन की रोशनी से रोशन था। कोई नहीं दिख रहा था, बस एक खाली कमरा था। ये वाकई कुछ नया था। मैं डर गया था। कहाँ हो तुम? यही था जब मैंने तुम्हारा कंप्यूटर हैक किया, लेकिन अब मैं वहां नहीं हूं, मैं तुम्हारे साथ हूं। अचानक मेरे दरवाजे पर जोर की दस्तक सुनाई दी। मैं डर से उछल पड़ा और अपने हेडफोन्स उतार दिए। मैंने अपने कमरे के चारों ओर देखा, खुद को शांत करने की कोशिश की। यकीनन ये आदमी मुझसे मजाक कर रहा था। मेरे दोस्त अक्सर मेरे साथ ऐसा करते थे, हेडफोन्स में दरवाजे की आवाज चलाकर मुझे ये सोचने पर मजबूर कर देते थे कि कोई बाहर है। लेकिन फिर से दरवाजा जोर से बजा, इस बार पहले से भी तेज। मैं आपको बता नहीं सकता कि उस पल मैंने कितना डर महसूस किया। मेरा शरीर कांप रहा था, मेरे हाथ पसीने से तर हो गए थे और कुछ ही सेकंड में मेरा सारा आत्मविश्वास गायब हो गया। यह सब कैसे हो सकता था? ओमेगल मुझे रैंडम लोगों से कनेक्ट कर रहा था, लेकिन मेरे घर में किसी से कनेक्ट होना पूरी तरह से इम्पॉसिबल था। उस आदमी ने कहा कि उसने मुझे हैक कर लिया है। क्या ऐसा कुछ किया जा सकता है? कौन है वहां? अचानक मैंने देखा कि मुझे एक नया मैसेज आया। मैंने फिर से हेडसेट पहन लिया और स्क्रीन की ओर देखा। चैट अपडेट हो चुकी थी। मैं सिर्फ तुमसे मिलना चाहता हूं। उस पल मुझे एहसास हुआ कि ये आदमी मुझसे खेल रहा था। मेरा दरवाजा अनलॉक था, वो अगर चाहता तो अंदर आ सकता था, लेकिन उसने सिर्फ दरवाजे पर दस्तक देने का फैसला किया। घबराहट में मैंने दरवाजा लॉक किया और खुद को बचाने की तैयारी करने लगा। इससे पहले कि मैं कुछ कर पाता, स्क्रीन पर दिखने वाला दृश्य बदल गया। अचानक कैमरा अब मेरे बेडरूम के दरवाजे के पीछे था। मुझे दरवाजे के छेद से फिल्माते हुए वो आदमी खुद को भी फिल्मा रहा था, लेकिन उसका चेहरा नहीं दिख रहा था। उस आदमी ने सफेद मास्क पहना था, बिना किसी भाव के वो मुझे घूर रहा था। इस आदमी ने इसकी प्लानिंग बनाई थी। प्लीज मुझे अकेला छोड़ दो, मैं पुलिस को बुला लूंगा। मैंने तेजी से टाइप किया और ओमेगल की विंडो बंद कर दी। मैं कंप्यूटर बंद ही करने वाला था, लेकिन ओमेगल की विंडो फिर से खुल गई और वो आदमी फिर से सामने आ गया। क्या तुम वाकई कंप्यूटर बंद करना चाहते हो? ये तुम्हें मुझे देखने का इकलौता तरीका है? इसके अलावा इससे मुझे गुस्सा आ जाएगा। क्या तुम वाकई में मुझे गुस्से में देखना चाहते हो? वो आदमी सही था। नर्वस होकर मैं अपनी कुर्सी से उठा और वेबकैम को डिस्कनेक्ट कर दिया।
मुझे ऐसा लगा जैसे मेरा दिल फटने वाला है। मुझे चक्कर आ रहे थे और अचानक मेरे सीने में बहुत तेज दर्द हो रहा था। दर्द इतना तेज था कि ऐसा लग रहा था जैसे मेरा सीना ऐंठ रहा हो। जब दर्द बढ़ता गया और मेरी सांसें उखड़ने लगी, मैंने खुद को शांत करने की कोशिश की। मुझे स्पष्ट सोचने की जरूरत थी, लेकिन डर लगभग असहायनीय था। अचानक स्क्रीन पर चैट विंडो फिर से चमकी। एक नया मैसेज फिर से प्रकट हुआ। क्या तुम महसूस कर रहे हो? ये तो बस शुरुआत है। तुम नहीं जानना चाहोगे कि आगे क्या होने वाला है। मेरे हाथ कांप रहे थे जब मैं जवाब टाइप करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन मेरी उंगलियां जैसे काम नहीं कर रही थी। मुझे कमरे में ठंडी हवा का झोंका महसूस हुआ, जैसे किसी ने खिड़की खोली हो, लेकिन खिड़कियां तो बंद थीं। डर ने मुझे पूरी तरह से जकड़ लिया था। कमरे के दरवाजे पर दस्तक की आवाज पहले से ज्यादा तेज गूंज रही थी। मैंने फिर से स्क्रीन की तरफ देखा और देखा कि कैमरा अब मेरे कमरे के दरवाजे से दिख रहा था और सीधा मेरी ओर था। नकाबपोश शख्स अब और भी करीब था, लगभग दरवाजे तक। तुम ओमेगल पर नहीं हो, तुम कभी थे ही नहीं। ये एक नकली ऐप है, सिर्फ तुम्हारे लिए बनाया गया। जो कुछ भी तुमने देखा वो सब रिकॉर्डिंग्स थी। कुछ भी असली नहीं था, लेकिन मैं असली हूं। इस साइकोपैथ ने सब कुछ प्लान कर रखा था। मैं उसके खेल में फंस गया था और मुझे कोई रास्ता नहीं दिख रहा था। मेरे कमरे का दरवाजा फिर से हिला और मुझे लगा कि अब वो अंदर आने वाला है। हर दस्तक के साथ मेरा दिल और तेज धड़कने लगा। मैं सोच भी नहीं पा रहा था। मेरे पास कोई रास्ता नहीं था। अब ये आदमी मेरे साथ क्या करेगा? क्या वो मुझे किडनैप करेगा या मेरी हत्या करेगा? मैंने कमरे में कुछ ढूंढने की कोशिश की जिससे मैं अपनी सुरक्षा कर सकूं, लेकिन मेरे हाथ इतने कांप रहे थे कि मैं ठीक से फोन भी नहीं पकड़ पा रहा था। मैंने पुलिस को फोन करने की कोशिश की, लेकिन मेरे हाथ इतने कांप रहे थे कि मैं फोन अनलॉक भी नहीं कर पाया। एक आखिरी कोशिश में मैंने अपने डेस्क से एक लैंप उठाया और खुद को तैयार किया, लेकिन इससे पहले कि मैं तैयारी कर पाता, दरवाजा जोर से खुल गया। वो मास्क पहना आदमी वहां खड़ा था। मेरी सारी हिम्मत एक पल में खत्म हो गई। मैं चिल्लाना चाहता था, लेकिन आवाज ही नहीं निकल रही थी। मैं कैसे इस साइकोपैथ से मुकाबला कर सकता था अगर मैं डर के मारे चिल्ला भी नहीं सकता था? वो आदमी धीरे धीरे मेरी ओर बढ़ा। उसके हर कदम की आवाज मेरे दिमाग में हथौड़े की तरह गूंज रही थी। मैं अपने पैरों पर खड़ा भी नहीं हो पा रहा था। मैं अपने पैरों पर खड़ा भी नहीं हो पा रहा था। मैं उससे बच नहीं पाऊंगा। मुझे नहीं पता था कि मैं खड़े खड़े मर जाऊंगा या नहीं। उसकी खामोशी असहायनीय थी। जब वो मेरे बहुत करीब आ गया, उसने एक छोटा चाकू निकाला। मैं उसकी धीमी नियंत्रित सांसें सुन सकता था, जैसे उसे मेरी तकलीफ से मजा आ रहा हो। आदमी ने चाकू मेरी ओर बढ़ाया, लेकिन मुझे मारने की बजाय उसने कहा, शांत हो जाओ, मैं तुम्हें चोट नहीं पहुंचाऊंगा। ऐसा नहीं है कि मैं नहीं चाहता, लेकिन मेरी ऑडियंस ने तय किया है कि तुम जिंदा रहोगे। वो लोग ये सब मजे के लिए करते हैं, समझे? वो तुम्हें इसलिए जिंदा छोड़ते हैं ताकि तुम इस पल को कभी ना भूल सको। फिर जब उन्हें बोरियत होती है तो वो वोट करते हैं। क्या तुम जानते हो कि वो किस चीज पर वोट करते हैं? वो ये तय करते हैं कि मैं कब वापस आऊंगा और उस वक्त कौन सा हथियार इस्तेमाल करूंगा। इसके बाद बिना कुछ और कहे वो मुड़ा और कमरे से बाहर चला गया, दरवाजा खुला छोड़ते हुए। मैं कुछ मिनट तक ऐसे ही खड़ा रहा, ये समझने की कोशिश कर रहा था कि अभी हुआ क्या। अचानक मैंने दूर से सायरन की आवाजें सुनी। पुलिस आ रही थी। शायद किसी पड़ोसी ने दस्तक और चीखने की आवाज सुनकर बुलाया होगा। जब पुलिस वाले अंदर आए, उन्होंने मुझे सदमे की हालत में पाया। मैं बमुश्किल से बता पा रहा था कि क्या हुआ। उन्होंने घर की तलाशी ली, लेकिन उन्हें कोई नहीं मिला। वो हैकर बिना किसी निशान के गायब हो चुका था, जैसे कोई भूत हो। उस रात के बाद मेरी जिंदगी कभी वैसी नहीं रही। मैं हमेशा इस डर में जीने लगा कि वो आदमी फिर से लौट आएगा। रात में हर छोटी आवाज मुझे डरा देती थी, और जब भी मैं सोने जाता था तो मुझे लगता था कि शायद ये
तो मुझे लगता था कि शायद ये वही रात है जब वो आदमी मुझे मारने आएगा। उस रात के बाद मैंने कभी ओमेगल या किसी और ऑनलाइन चैट प्लेटफॉर्म पर लॉगिन नहीं किया। आज बस एक चीज बदली है कि अब मेरे पास एक हथियार है जिससे मैं अपनी रक्षा कर सकूं, लेकिन मुझे नहीं लगता कि मैं इसका इस्तेमाल कर पाऊंगा। अगर उस आदमी ने मुझे फिर से ढूंढ लिया, मेरे पास बस एक ही विकल्प है, जितना हो सके सामान्य जीवन जीने की कोशिश करना और प्रे करना कि मुझे उस आदमी या उसकी नकाब का फिर से सामना ना करना पड़े, क्योंकि अगर ऐसा हुआ तो वो मेरे आखिरी पल होंगे।